Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is about mechanism of enzyme action, model of enzyme action and energy of activation for class first year biology. First we discuss about the learning objective. We want to understand the mechanism of enzyme action and also discuss about their models of enzyme action and also discuss about the lowering of energy of activation. First we discuss the mechanism of enzyme action. The enzyme and the substrate combine with enzyme, then they form a complex which is called as enzyme substrate complex. This enzyme substrate complex is responsible to produce or change the substrate into product and they form an enzyme product complex. Now the product released from the enzyme and enzyme again do their same work again. जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम है उसमें यही है कि जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है तो हमारे पास एक जो कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे. ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है रिस्पॉन्सिबल है कि एंजाइम अपना वर्क करेगा और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, और जब तक प्रोडक्ट इसके साथ अटैच्ड रहेगी तो हम इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. और जब एंजाइम से प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो इससे डीअटैच्ड हो जाएगा, तो एंजाइम दोबारा जो है अपना वर्क जो है वो दोबारा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और ये प्रोसेस दोबारा होगा और यूँ प्रोडक्ट क्या है एक एंजाइम बार बार इस्तेमाल होकर हमारा काफ़ी जो है a small amount of enzyme utilize and they form a large amount of product, और जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट हमें क्या है मिल जाता है. तो अगर हम इसको डायग्राम से देखें तो हमारे पास ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है. अगर जब भी सबस्ट्रेट कंबाइन करते हैं एंजाइम के साथ तो आपको पता है कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे कंबाइन करते हैं एंजाइम की, और जब एक्टिव साइट पे अभी जब हम आगे मॉडल्स को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि एक्टिव साइट से एक के मुताबिक वो जो था एक्टिव साइट रिजिड बॉडी है और एक के मुताबिक जो है एक्टिव साइट चेंज हो जाती है. उसको हम फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. जब हमने ये देखा कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया तो एक नया कॉम्प्लेक्स बना जिसे हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा है. जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाइंड हो जाता है तो एंजाइम अपना वर्क करता है और क्या करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है. और जब ये प्रोडक्ट के साथ जब तक अटैच है, जब तक एंजाइम के साथ प्रोडक्ट अटैच रहती है, एंजाइम के साथ प्रोडक्ट अटैच रहती है तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा उसे हम एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे. और जब भी प्रोडक्ट एंजाइम से रिलीज हो जाएगा या प्रोडक्ट लीव कर जाएगा एंजाइम की एक्टिव साइट को तो दोबारा एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ फ्री हो जाएगा, मतलब फ्री है उसकी एक्टिव साइट कि वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है. इस तरह ये हमारे पास क्या होता है कि एंजाइम जो है वो वर्क कर रहा है और हमारी जो सबस्ट्रेट है, हमारी बॉडी में जो सबस्ट्रेट है उसको कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर. अब हम डिस्कस करते हैं मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में. तो दो जो है मॉडल्स हमने डिस्कस करने हैं, एक को हम लॉक एंड की मॉडल कहते हैं और एक को हम इंड्यूस फीड मॉडल कहते हैं. सबसे पहले हम लॉक एंड की मॉडल को डिस्कस करते हैं. लॉक एंड की मॉडल जो है 1894 में एमएल फिशर ने प्रपोज किया था. इसके मुताबिक जो है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम हैज डेफिनेट शेप एंड रिजिड स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ द एक्टिव साइड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट. देयरफॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कैन ओनली बाइंड द एक्टिव साइड. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एंजाइम की जो एक्टिव साइड है वो रिजिड इन स्ट्रक्चर है, वो शेप चेंज नहीं करेगी, और जो है पर्टिकुलर से जो है वो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा पर्टिकुलर एंजाइम के साथ. और जब ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो आपको पता है कि सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और जब सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट कर सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में,
और हमारे पास यूँ प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर लॉक एंड की मॉडल्स अप्लाई होता है, जो एंजाइम्स लॉक एंड की मॉडल्स के मुताबिक वर्क कर रहे हैं, वो हमारे पास जो मैकेनिज्म है उनको हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। क्योंकि ये जो मॉडल है ये बहुत कम एप्लीकेबल हो रहा है, कम जो है एंजाइम्स पर एप्लीकेबल हो रहा है, दैट्स वाई ये इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहते हैं। और आपने ये बात याद रखनी है कि आप पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है, ये उसकी स्पेसिफिसिटी है। जब भी किसी एंजाइम की स्पेसिफिसिटी हो कि वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को पर्टिकुलर एंजाइम जो है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करे, तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। तो आपने इस लॉक एंड की मॉडल के अंदर ये बात याद रखनी है कि जो आपके पास जो पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही को कन्वर्ट कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। और जो आपके पास से, क्योंकि ये मॉडल कम जगहों पे मतलब ये कम एंजाइम्स पर एप्लीकेबल हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स मॉडल है ये हमारे पास। और इसके अंदर क्या स्पेसिफिक की ओपन स्पेसिफिक लॉक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिक एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और देन कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। तो ये तो लॉक एंड की मॉडल के बारे में था। अब हम डिस्कस करते हैं इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में। इंड्यूस फिट मॉडल जो है कोशलैंड ने 1959 में प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एंजाइम आर फ्लेक्सिबल इन स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट कैन चेंज द शेप टू फिट विद सबस्ट्रेट। और ये जो है ये जो है बेटर है और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। और इसके मुताबिक क्या होता है, जब जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ बाइंड करता है, तो आपके पास क्या होता है, जब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है एक्टिव साइट के साथ, तो सबस्ट्रेट इंड्यूस करता है कि एक्टिव साइट की शेप को चेंज करता है। उसकी जब शेप चेंज होती है तो जिसकी वजह से हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फर्दर मोर जो है ये फिर एंजाइम वर्क करेगा और इसको जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। इस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस फिट मॉडल। ये जो है लॉक एंड की मॉडल से बेहतर है और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो इसको आपने याद रखना है, ये किसके बारे में था, इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में था। और आपने इसमें एक बात और याद रखनी है कि जिस वो एंजाइम की वो साइड अदर देन एक्टिव साइड जो मौजूद होती है, जिस पे क्या है कि आपके साथ कोई जो है फर्दर जो मतलब अटैचमेंट हो सकती है किसी भी कंपाउंड की या सबस्ट्रेट की, तो उस साइड को हम एलोस्टेरिक साइड कहते हैं। दिस साइड विच इज प्रेजेंट अदर देन एक्टिव साइड, दिस साइड इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइड। और जो ये एंजाइम्स हैं, ये बेसिकली हम इन एंजाइम्स को जो ये इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं उनको हम रेगुलेटरी एंजाइम्स भी कहते हैं या एलोस्टेरिक एंजाइम्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी एक्टिव साइट्स में चेंज आती है। तो दैट्स वाई इसको हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स भी कह सकते हैं और रेगुलेटरी एंजाइम्स भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई एलोस्टेरिक साइड की डेफिनेशन पूछ ले तो आपको आनी चाहिए कि द साइड प्रेजेंट अदर देन द एक्टिव साइड इन एंजाइम इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइड। तो ये जो इंड्यूस फिट मॉडल जो इस पे एप्लीकेबल है, जो एंजाइम्स फॉलो कर रहे हैं इंड्यूस फिट मॉडल को, इनको हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स या रेगुलेटरी एंजाइम्स भी कहते हैं। तो ये तो था इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में। अब फर्दर मोर हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में बात करते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम अगर सबसे पहले तो हम एंजाइम के बगैर बात करते हैं कि जब तक हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। और जब हम एनर्जी को अब हमने क्या किया, एंजाइम इस्तेमाल किया, विद एंजाइम हमने इस्तेमाल किया, तो हमारी जो एनर्जी थी वो क्या होगी, लोअर डाउन होगी। ये जो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो मिनिमम अमाउंट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ इतनी चाहिए। अगर हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 10, 20 और यूँ हम फर्दर मोर कहते हैं और इधर हम सपोज कर लेते हैं 80 है, तो
तो हमें विदाउट एंजाइम 80 डिग्री सेल्सियस चाहिए कि ये इतना टेम्परेचर चाहिए कि ये एंजाइम अपना वर्क कर ले। तो उसको अगर हम कहते हैं कि अब हमने कम करके हमने यहाँ पे ले आए, अगर विद एंजाइम जो है वो 40 पे आ गया, तो 40 सेल्सियस हो तो भी ये जो एंजाइम की मदद से ये 40 सेल्सियस पे क्या है काम हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को हमने लोअर कर दिया। तो इस तरह क्या होता है कि लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी से फ़ायदा क्या होता है कि हमारे जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, जो इतनी हीट हमने देनी थी वो कम हो गई है, और जिसकी मदद से एंजाइम की मदद से क्या हुआ है, दी एक्टिवेशन एनर्जी जो है जिस पे उसने स्टार्ट होना था, जिसको हमने क्या कहा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, वो क्या हो गया है, कम हो गया है। पहले हमें यहाँ तक एनर्जी चाहिए थी, लेकिन अब हमें इतनी एनर्जी चाहिए तो वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कमी हुई है दैट्स इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और जो आपके पास ये जो पीछे जो प्रोडक्ट की ये जो एनर्जी बची है, ये जो आपके पास यहाँ पे इन्होंने लिखा है ओवरऑल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, ये जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो इसको हम जो बोलते हैं, इसको हमने फ्री एनर्जी बोलते हैं कि इतनी एनर्जी जो है हमें जो हमारी जो है वो बच गई है, जो कि आप समझे आपकी सेफ हो गई है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो पहले स्टार्ट हो गया और रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और ये किसकी मदद से हुआ है, विद एंजाइम्स की वजह से आपके पास फ्री एनर्जी आई है। ये जो आपके पास जो आ रहा है एरो, ये फ्री एनर्जी को शो कर रहा है कि ये किसकी मदद से आ रहा है, ये एंजाइम की मदद से हमें इतनी एनर्जी जो है वो हमारी बच गई है और ये यूटिलाइज नहीं हुई, और जिसकी वजह से पहले ही जो है वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो दिस ओवरऑल प्रोसेस किसकी मदद से हुआ, एंजाइम की मदद से हुआ। और इस एंजाइम ने क्या किया, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की है कि उसके जो एनर्जी थी उसके एनर्जी लेवल को लोअर कर दिया, ताकि जो है रिएक्शन जो है वो पहले स्टार्ट हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो आज तो हमने मॉडल्स के बारे में, मैकेनिज्म और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम हम इसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।